आपके जीवन का सबसे कठिन राजनीतिक दौर कौन सा रहा? राजनीति का हर दौर कठिन होता है। जैसे बीजेपी को अक्सर क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक के खिलाफ बताया जाता है। लफाजी की लंपट लादी है देश में। जैसे ट्रिपल तलाक जो कानून था ना, ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला था बीजेपी गवर्नमेंट का। क्रिमिनल और कम्युनल कुरीति थी जी, और इस क्रिमिनल और कम्युनल कुरीति का खात्मा होना न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए बल्कि देश के लिए ज़रूरी है। मैं कांग्रेस के लिए तो यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस को जो है वो कुंठित कटुता के कबाड़ खाने के कैद से बाहर निकलना होगा। जी। विपक्ष की जो राजनीति कमजोर क्यों हो रही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सत्ता लोलुप सुल्तानों की जो फटाफट हड़बड़ी और खटाखट गड़बड़ी है जी। वो उनका जो है वो बंटाधार कर रही है। क्या विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई मजबूत चेहरा नहीं है? क्या होता है कि प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा पार्टियां तय नहीं करती, जी। जनता तय। तो सबसे ज्यादा चुनौती किस राज्य के अंदर है आपकी पार्टी के लिए? अभी पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती है, डेफिनेटली बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं जो नरसंहार टाइप होती हैं। अभी कुछ ऑफिसर्स के साथ किया या जी। जो कुछ वहाँ पे फाइल लेके चली गई, तो उनको ये लगता है कि नंदीग्राम में जो किया था जी। उसकी वो पुनरावृत्ति कर लेंगे। जमीनी स्तर पे एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्या वो कम हो रही है या बढ़ी है? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जानना देखिए, चाहता एक बात, आप इस तरह से बाहुबलियों की, बकैतों की और बलवाइयों की धुनाई और ठुकाई और धुलाई हुई है। योगी सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी है। बुलडोजर बाबा, यानी कि बुलडोजर की नीति। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगाता है कि एक विशेष समुदाय को बुलडोजर से टारगेट किया जाता है। मैं मानता हूँ ये तो आरोप गलत है। आपके लिए राजनीति या परिवार? देखिए, राजनीति और परिवार, जो लोग राजनीति में हैं वो परिवार को अलग करके, मैं मानता हूँ मैं उसके पक्ष में नहीं। विपक्ष का सबसे मजबूत नेता की तारीख में विपक्ष के तौर से मैं तो अखिलेश यादव को बेटर देन राहुल गांधी जी देखता हूँ। 2029 में कौन? 29 में मोदी। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत का एक और विशेष एवं एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर देश की सर्वोच्च राजनीति तक अपना मजबूत स्थान बनाया। एक ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज की आवाज बनकर उभरा। एक ऐसा नेता जिसने केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के एक अनुभवी, शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी का। नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो आज हम शुरुआत ही करते हैं कि मतलब शुरुआत ही होती है कि राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया जाता है। तो आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? लोग इस चीज में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, राजनीति का फैसला जो है वो बाई चांस मेरा नहीं था, बल्कि बाई चॉइस था। जी। बाई चांस नहीं, बाई चॉइस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं छात्र आंदोलन, तो छात्र जीवन में 16-17 साल से जी। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ा और समग्र क्रांति आंदोलन में हिस्सेदारी, भागीदारी की, और लगातार वो जो सियासत की उबड़ खाबड़ राहें हैं उसमें जो है वो गिरते हुए, उठते हुए, भागते हुए, चलते हुए आगे बढ़ते रहे। जी। जी। मतलब शुरुआत से ही आपने ठान लिया था कि ये आपका प्रोफेशन जो है बाई चॉइस आपने राजनीति में आने का वो किया। डेफिनेटली बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था। और मुझे कई लोग कहते भी थे कि भाई आप इतने ज़हीन हो, इतने लेबोरियस हो, इतने वो, तो आप कोई बढ़िया सर्विस देखो आगे का, और देखो इसमें तो क्या है, कुछ है नहीं। तो हमने कहा कोई भाई हमारी ये चॉइस है, पसंद है हमको। आपके जीवन का सबसे कठिन राजनीतिक दौर कौन सा रहा था? देखिए, मैं मानता हूँ कि राजनीति का हर दौर कठिन होता है। मेरे जी। एक दोस्त थे, मैं जब पहला इलेक्शन लड़ रहा था 91 में, जी। तो बहुत कम एज थी। मुझे पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, बड़ी कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मऊ। जी। तो वो ऐसे ही कहा करते, कहते साहब राजनीति जो है वो कोई हल्के और कमज़ोर दिल के व्यक्ति का काम नहीं है। जी। इसमें हर घंटे जो है
वो इतने झटके लगते हैं कि अगर हल्के दिल का व्यक्ति होगा तो उसको हार्ट अटैक हर घंटे होता रहेगा। जी। तो इसलिए जो है वो राजनीति तो बहुत कठिन डगर है। लोगों को लगता है ज़रूर कि साहब राजनीति में तो हाँ, ये बात सही है कि एक ऐसा आज का युग ऐसा है कि प्रवासी पॉलिटिकल प्राणियों की संख्या बहुत है। जी। आपकी सरकार है तो आपके साथ, हमारी सरकार है तो हमारे साथ। जी। और जब जिसकी सरकार है उसके जहाज़ हिचकोले लेने लगता है तो जिसे कहते हैं ना चूहे पहले भागते हैं, तो ये प्रवासी जो पर्यटक हैं वो उड़नछू हो जाते हैं। जी। तो ये एक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके बावजूद भी अ, बहुत इजी नहीं है। और जो लोग इस तरह का जिनका कि आना जाना रहता है वो बहुत अपनी पहचान समाज में नहीं बना पाते। ऐसी कोई पहचान आपको ध्यान में नहीं होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर समय पे जो है वो दल बदलता हो। एमपी हो जाएगा, वो एमएलए भी हो जाएगा, मिनिस्टर्स भी हो सकता है हो जाए, लेकिन उनकी समाज में पहचान नहीं होगी। कभी वो दीनदयाल उपाध्याय नहीं बन पाएंगे, कभी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं बन सकते, कभी वो जवाहरलाल नेहरू जैसे नहीं बन सकते, जी। कभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जैसे नहीं बन सकते। ये ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पहचान है, वो उनकी जो शिनाख्त है वो प्रवासी प्राणियों की नहीं है, बल्कि जो है वो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के प्रति मजबूत रहे हैं। और उसका नतीजा है कि आज लोग उनको पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं राजनीति में एक कारण भी रहता है कि लोग बाहर के आते हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें मौका नहीं मिलता है और जैसे ही उनका मतलब निकला और वो उड़नचू जैसे आपने बात करी वो चले जाते हैं। आपने राजनीति को बड़ा नज़दीकी से देखा है, राजनीति के ग्राउंड पे भी आपने बहुत काम किया है सरल, और हमेशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हमेशा एक मजबूत कंधे के साथ कंधा चलाते हुए आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन एक दौर होता है, एक समय अटल जी का दौर था, इस समय मोदी जी का दौर है। मैं जानना चाहता हूं अटल जी के दौर में और मोदी जी के दौर में, दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब क्या ऐसा है कि आपने दोनों के साथ काम किया है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क मैं नहीं देखता। जी। दौर के साथ जो है वो हालात के साथ, परिस्थितियों के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। जी। अटल जी की जब सियासी दौर की शुरुआत हुई होगी तो इस देश की जो जनसंख्या रही होगी वो 50 करोड़ होगी, 60 करोड़ रही होगी। जी। जी। शुरुआती दौर में 50 से ज़्यादा नहीं जी। रही जी। जी। होगी। बिल्कुल। और आज जो है वो 150 करोड़ है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि अटल जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कि मोदी जी को और मोदी जी जैसे लीडरशिप को उंगली थाम करके राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे चलना सिखाया। जी। इसलिए जो है वो मैं तो यही कह सकता हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, तो उन्होंने जो है वो गुरु है। इस दूसरी चीज़ आपने जो कहा ना कि देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा जी। कि जब आपका उरूज होता है, हम्म। जब आपका जो है वो सियासी सफ़र जो है वो शीर्ष पे होता है, बिल्कुल। आपका मतलब है कि किसी भी पार्टी किसी भी का, व्यक्ति का हो, किसी व्यक्ति या पार्टी का, किसी भी पार्टी का नेता तो हो सकता है। उसमें जो है वो बहुत बड़ी संख्या में किसी भी क्षेत्र में जी। आप व्यापार में हो या आप राजनीति में हो, आप खेल के मैदान में हो, आप मनोरंजन के क्षेत्र में हो, जब आप शिखर पे होते हैं तो आपके साथ एक लंबी लंबी लाइन लगती है। और जिस समय आप जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, तो आप जब पीछे पलट के देखते हैं तो कभी कभी सन्नाटा होता है या बहुत एक दो वफादार रुक जाते हैं। तो आज कांग्रेस उसका एक उदाहरण है। जी। कांग्रेस एक 50 साल 60 साल शीर्ष पे रही, उरूज रहा उसका, सत्ता के सिंहासन पर एक छत्र उसका राज था। राज रहा है। है। उसके यहाँ भी लोग बहुत आते थे जाते थे और चीज़ें, लेकिन जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, बीजेपी अकेली पार्टी है जिसका एक आइडियोलॉजिकल मतलब उनका ताकत है, जी। आइडियोलॉजिकल ताकत भी है, और साथ ही साथ जो है वो अ, संरक्षक के तौर से भी आरएसएस जैसा आइडियोलॉजिकल संरक्षक है। तो इसलिए बीजेपी कभी कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं बनेगी। नहीं, आपने जैसे बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि बीजेपी क्या है, अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है और उनके कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए। मैं जैसे आपने संघ की बात जब छेड़ी दी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि संघ की एक कोर लाइन होती है कि वो लाइन अपनी लाइन से हट के काम नहीं करते हैं।
क्या बीजेपी की संगठन और संघ के बीच में जो एक, क्योंकि आप बड़ा राजनीतिक अनुभव आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छे शीर्ष नेताओं के साथ आपका कंधे से कंधा मिलाने का अनुभव भी है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या संघ और संगठन दोनों में कहीं आपसी जो मतभेद हैं, क्या बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जी। मैं बीजेपी की यूथ विंग में लगभग सभी पदों पे काम किया मैंने। जी। बीजेपी का मैं सेक्रेटरी रहा, जी। मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं जी। वाइस प्रेसिडेंट रहा, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पोक्स पर्सन, और सभी कैबिनेट मिनिस्टर रहा। तो मेरा जो है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ। और जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो उस समय 4 जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। एक बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते थे, जी। और 3 हम लोग हुआ करते थे, प्रमोद जी थे, सुषमा जी थे। तो उसमें कभी डे टू डे वर्किंग जो बीजेपी की होती है उसमें आरएसएस का कोई हस्तक्षेप जी। ये नहीं होता। और क्योंकि बीजेपी में जो कार्यकर्ता है काफ़ी लोग, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो बहुत से लोग भाई पार्टी बढ़ती है तो लोग लोग भी भी आते हैं। आते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जनरली जो है वो पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, वो आइडियोलॉजिकल सिद्धांत जो है वो आरएसएस के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। जी। और इसलिए उनको डे टू डे कोई डायरेक्शन देना या डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। जी। और मैं तो जनरल सेक्रेटरी के तौर से मैंने जब काम किया तब भी मैंने कभी नहीं महसूस किया कि आरएसएस का कोई ऑफिस बेरर या कोई अधिकारी ये कह रहा हो कि साहब इस बीजेपी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या होता है आजकल कहीं ना कहीं देखने में आता है कि संघ के अंदर भी और संगठन के अंदर भी दो कहीं मतलब मन मुटाव देखने पे आता है। खैर, इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, एक अल्पसंख्यक को लेके एक भावना बना चुके हैं लोग, और लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस चीज़ को, चाहे विपक्ष की कोई भी राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां रही हो या राष्ट्रीय पार्टियां रही हो, जैसे बीजेपी को अक्सर क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक के खिलाफ बताया जाता है। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप देखिए, इस समुदाय से भी आते हैं, पार्टी के अंदर भी हैं। ये जो दुष्प्रचार है ये एक लफाजी की लंपट लाबी है देश में। और लफालतू की लंपट लफाजी की लंपट लाबी, जी। जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल के जरिए समावेशी सशक्तिकरण के बल को जो है वो हाईजेक करने का लगातार प्रयास करती रही जी। लेकिन इस दौरान अगर आप देखें इन 10 सालों में, 11 सालों में, तो वो इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है वो हर चुनावी चौपाल पे बारंबार जो है वो चारों खाने चित हो रहे हैं। जी। क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए जो है वो हम जिस तरह से सत्ता के सिंहासन पर तक पहुंचते रहे हैं वो इस बार भी पहुंच पाएंगे। इसीलिए आप अगर देखें तो लगातार 80% ऐसे स्टेट इलेक्शंस हैं जिन इलेक्शंस में कि ये सांप्रदायिक, ये ध्रुवीकरण के जो छल बहादुर लोग थे, छल चंद्र लोग थे, जी। वो जो है छूमंतर हुए हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जिस तरीके का जो विपक्ष एक दुष्प्रचार करने की कोशिश करती है, वो एक मतलब उसका कोई ऐसा मोल नहीं है, मतलब बीजेपी के अंदर इस तरीके की कोई भावना नहीं है? देखिए, मैं मानता हूँ कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। जी। बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है। जी। और बीजेपी की जो सरकारें हैं राज्यों में हो या केंद्र में, जी। बीजेपी ने मुसलमानों को, मुसलमान अगर मान लीजिए तो उन्होंने वोट में कमी भी की हो तब भी विकास में उनके कंजूसी नहीं होने दी। जी। किसी भी सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, या जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, मजबूत हैं, और इसमें कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मामलों में आप मंत्री भी रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी उस समय पे? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई गई है, जी। जी। ये मानता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। क्योंकि 2006 में अम, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सच्चर कमेटी की एक सिफारिश थी, उसको लागू कर। अरे भाई, आप जो है वो अल्पसंख्यकों के विकास को देश के विकास से अलग क्यों करना चाहते हैं? जी। और मैंने इस बात को सरकार और वो शीर्ष जो नेतृत्व है उसको भी कहा था। मैंने कहा था कि हमें ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, बहुसंख्यक मंत्रालय, इससे बाहर निकलना होगा। जी। हम जब देश के विकास की बात करते हैं तो उसमें अल्पसंख्यकों का विकास अलग नहीं है। जी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि क्या है, आज के समय पे देखा जाए
तो बस एक अल्पसंख्यक मामलों से एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ट्रिपल तलाक जो कानून था ना, ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला था बीजेपी गवर्नमेंट का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोगों के पास भी ऐसे कई सारे ऐसे मामले आते थे जिनको हम सुनते थे तो एक मन में एक ऐसा मतलब भावना आती थी, यार ये हो क्या रहा है, डर था, माहौल था। अब इस फैसला आने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला बना, ऐतिहासिक इस तरीके का कानून बना, और उस चीज़ को लेके मुस्लिम जो महिलाएं हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं या जो भी है, उनको एक मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल था। इस चीज़ को लेके विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आपका क्या मानना है इस चीज़ को देखिए, लेके? मैं मानता हूँ कि ये जो एक बहुत ही क्रिमिनल और कम्युनल कुरीति थी, जी। और इस क्रिमिनल और कम्युनल कुरीति का खात्मा होना न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए बल्कि देश के लिए ज़रूरी था। और जो ट्रिपल तलाक की जो बीमारी थी, कुरीति थी, जी। क्योंकि हमारे देश ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किसी कुरीति के लिए कानून बनाया हो। जी। जी। आपको याद होगा, सती प्रथा के लिए हमारे देश बिल्कुल। ने ये कानून बना। जी। हमारे देश में ही जो है वो तमाम ऐसे बाल विवाह की जैसे मुद्दे थे, उस पर भी कानून बना। तो तमाम सुधार हुए हैं, सामाजिक सुधार हुए हैं, और ये सुधार जो है वो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म था, जो कि हुआ और अच्छा हुआ। प्रचार करने के लिए तरीका होता है। उन्होंने ट्रिपल तलाक मुद्दा बनाया है, उन्होंने बाल विवाह और जो सती प्रथा थी उस चीज़ को लेके मोटिव नहीं दिखाया है कि पहले भी ऐसी चीज़ें थी जिनको भी हटाने में कानून बना था, और जिस चीज़ को लेके लोगों को साथ देना चाहिए, राइट। ना कि उसका दुष्प्रचार करना चाहिए। आज की राजनीति में हम बात करते हैं कि आज देश की राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है, क्योंकि आपने बड़ा तरीके से मंत्रालय का भी अनुभव है, पार्टी के आपने जैसे बताया संगठन का भी अनुभव है, एज ए स्पोक पर्सन भी रहे हैं। आज के समय पे जेनजीज की राजनीति आपने देखा होगा, नेपाल के अंदर एक पीएम है कि जेनजीज ने तख्ता पलट दिया था, और तख्ता पलटने के बाद वहाँ पे आज के समय पे जो बालेन साहब वहाँ के जो पीएम बने हैं, बहुत कम उम्र के हैं, युवा पीएम बने हैं, एक बहुत जल्दी एक निकलते हुए आते। तो एक मैं देखना चाहता हूँ आज के देश में जो है इस समय पे वो राजनीति जो किस दिशा में जा रही है। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा, मैं कांग्रेस के लिए तो ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को जो है वो कुंठित कटुता के कबाड़ खाने के कैद से बाहर निकलना होगा। जी। जब तक कांग्रेस कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद रहेगी तब तक वो जो है वो इसी तरह का कन्फ्यूज़न उसके रहेगा, कंट्रडिक्शन रहेगा, जी। और कन्फ्लिक्ट करते रहेंगे वो। इसलिए उन्हें एक विपक्ष की, सकारात्मक विपक्ष की, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, ये देश के हित में भी है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक सवाल है, देखिए मोदी जी का जब प्रश्न है, मोदी जी को मैं जहाँ तक जानता हूँ और मेरा जो अनुभव है, जी। जो है वो तमाम तरह के उनके दौर में संकट आए। जी। गुजरात गए तो भुज आया, जी। अब भुज का भूकंप, कोरोना का कहर, आतंकी आफत, युद्ध की विभीषिका, इन तमाम चीज़ों को जो के दौरान जो है वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए समाज और देश के सुरक्षा के लिए, देश की को समस्या न झेलनी पड़े या उसका समाधान हो सके, उसके लिए उन्होंने काम किया। आज जो युद्ध की विभीषिका आज भी आप देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया हिली हुई है। बिल्कुल। और स्वाभाविक है, कोई ये कहे कि साहब इसका प्रभाव हमारे देश में नहीं पड़ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो है वो उसको ज़मीन की हकीकत से वो अनभिज्ञ है। बिल्कुल। अरे भाई, दुनिया हिली हुई है। जो बड़े बड़े जो है वो अपने आप को जो है वो विश्व गुरु कहते थे विश्व गुरु और कहते विश्व हैं। की ताकत कहते थे, जो देश, विश्व के सबसे ताकतवर अमेरिका अपने- जैसा देश या और भी देश, सभी कई यहाँ सारे पर देश हैं। प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे देश में कम से कम प्रॉब्लम हो या ना प्रॉब्लम हो, इसके लिए सरकार बहुत समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। नहीं, देखिए आज के समय पे जैसे आपने कहा, क्योंकि मैंने राजनीति को लेके पूछा, लेकिन आपने जो सवाल था वो युद्ध की तरफ के लिए बनाया, तो ठीक है, चलिए हम इधर सवाल को क्लोज करके हम जो सवालों का दौर है वो उधर लेके जाते हैं। क्योंकि आज के समय पे सबसे ज़्यादा देखा जाए युद्ध लगातार ईरान, इजराइल, और जिस तरीके से दुबई को सबसे सेफेस्ट सिटी माना जाता था। इवन लोग, जब हम लोग भी यहाँ से कोई घूमने की बात करते थे, दुबई को एक सबसे सेफ हेवन। सेफ हेवन, और जिस सेफ हेवन के जरिए वहाँ पे जो लोग थे उनको भी समस्याएं पैदा हुई, क्रिएट हुई। जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, अचानक ऐसा वहाँ सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, क्योंकि जिससे वहाँ की वीडियोस निकल के ना पाएँ, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है वहाँ की सिटी, जिस मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जो है। लेकिन आज के समय पे देखा जाए जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पे देखा जाए, और अगर एज ए पब्लिक के हिसाब से देखा जाए, वोटिंग को भूल दिया जाए, राज्य में चुनावों को भूल जाए,
भूल दे जाए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से संसद के पार्लियामेंट के अंदर और कल जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के दौरान पे भी उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था, चिंता का विषय है जिस तरह सभी लोगों ने कोरोना के समय पे साथ दिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनके बयानों को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आशंका पैदा हो रही है, और सबसे ज़्यादा आशंका पैदा बिजनेसमैन के साथ तो होती है क्योंकि व्यापार पे फर्क पड़ेगा। उससे कहीं ज़्यादा चिंता का विषय जो है वो ग्राउंड पे, जीरो पे, यानी कि जो लेबरर है हमारे, जो काम करने वाले, उनको समस्या। ऐसा क्या है, क्योंकि आप सरकार का पार्ट है, मैं जानना चाहता हूं ऐसा कुछ क्या चल रहा है जिस चीज़ को लेके एक तरफ इस तरीके से कोई माहौल क्रिएट होता है, तो क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा इस चीज़ पर देखिए, प्रकाश डालिए। एक चीज़ आप समझना होगा, जी जंग तो टेम्परेरी होती है, जी लेकिन जी उसका बिल्कुल। जख्म परमानेंट होता है। अच्छा। जंग, कोई भी जंग है वो टेम्परेरी होती है, 1 महीने 2 एक महीने समय बाद खत्म हो जाती हाँ, है। 4 महीने 6 महीने में ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन उसका जख्म परमानेंट होता है। आपको याद होगा 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, जी वो ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वो हिरोशिमा और नागासाकी का में जो जो जंग का जख्म है वो आज भी वहाँ ताज़ा है। आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जी वो उस जंग के जख्म से पीड़ित हैं वो। जी इसलिए जो है वो, मैं तो ये कहूँगा कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। तो जंग में तो जो है वो सिपाही मारा जाएगा, आम आदमी मारा जाएगा, खुश जो है वो इस युद्ध का मुकाम्बो होता है। जी जो बेगुनाह बच्चों बच्चियों के, जो बेगुनाह लोगों की लाशों पर वो देख के खुश होता है, और जो मुकाम्बो खून देख करके खुश होता हो, वो कभी युद्ध ख़त्म नहीं करना चाहेगा। भाई युद्ध को कंटिन्यू रखो, बढ़ाते रहो, क्योंकि उसकी खुराक है लोगों के बेगुनाहों के खून देखना या उसको करना। तो इसलिए आज देश और दुनिया इस बात को समझनी होगी, और मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत है वो बहुत संवेदनशीलता के साथ, समझदारी के साथ, समन्वय के साथ इस संकट के दौर में संकट के समाधान का हिस्सा बन रहा है, और कोशिश कर रहा है कि युद्ध की ये विभीषिका से पूरे विश्व को निजात मिले। नहीं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से काम कर रही है, क्योंकि सवाल जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है, क्योंकि लोगों के मन में आज भी डर का एक माहौल सा पैदा हो रहा है जब से उन्होंने अपने भाषण में ये बयान दिया है। लेकिन फिलहाल जो लोगों की बात है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जैसे आपने बताया, और इस चीज़ के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन भी गवर्नमेंट के पास होगा कि इस तरीके का भय का माहौल पैदा ना हो। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, मैं एक चीज़ आपको जी बताऊं जी कि बहुत तेज़ प्रचार है लॉकडाउन का, जी बिल्कुल। बहुत तेज़ प्रचार है कि साहब पेट्रोल डीजल और एलपीजी और गैस वगैरह गायब हो जाएगी। मैं ये नहीं गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ कि साहब जो है वो जितनी स्टॉक में है, सरलता से थी वो सबको मिल पाएगी। लेकिन अभी आज की तारीख में जी अमेरिका से लेकर के सिर्फ 2 ऐसी कंट्री हैं, एक चाइना है, एक भारत है, और शायद एक सऊदी है, जिसने कि अपने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। नहीं बढ़ाए हैं। अदरवाइज सभी दुनिया के देशों ने जो है वो बढ़ा दिया है। और वो देश जो देश की जो है वो संपन्न देश कहलाते हैं, जिनके विकसित। पास के खजाना भरा हुआ है, बिल्कुल। जिनके पास की डॉलर के में खेलने वाले देश। तो इसलिए ये सरकार की दूरदर्शिता है, और मैं मानता हूँ कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जो उसका सफ़र है, सफल सफ़र, उसका भी एक असर है कि आज हम उस पूरी दुनिया के आर्थिक तंगी और मंदी के दौर में भी स्टेबिलिटी के साथ आगे बैठे खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। एक सवाल रहता है, जैसे कि आज के देश में मैंने बात करी लगातार कि क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि रीज़न कहीं ना कहीं राजनीति में हमेशा विपक्ष होता है। विपक्ष हमेशा एक मजबूती के तहत, जब कहते नहीं, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं हो तो राजनीति में सरकार को भी काम करने में कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। विपक्ष जब मजबूत, जब सवाल करने वाले लोग नहीं होंगे तो आप जाहिर सी बात एक तरफा राज चलेगा, काम भी सही नहीं होते हैं। तो विपक्ष की राजनीति को, विपक्ष की जो राजनीति कमजोर क्यों हो रही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सत्ता लोलुप सुल्तानों की जो फटाफट हड़बड़ी और खटाखट गड़बड़ी है जी, वो उनका जो है वो बंटाधार कर रही है। फटाफट हड़बड़ी, ये सत्ता लोलुप सुल्तान जो है, इनकी फटाफट गड़बड़ी और फटाफट और खटाखट हड़बड़ी हड़बड़ी
जो कि इनको जो है वो लगता है कि बस अब कैसे भी जो है वो फटाफट और खटाखट जो है वो सत्ता के सिंहासन पे पहुंच जाओ। जी तो बिना जनाधार के जागीरदारी चाहते हैं, बिना ज़मीन के ज़मींदारी चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। विपक्ष होना चाहिए और मजबूत होना और चाहिए। मजबूत होना चाहिए। जी देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का प्रभावी होना और साथ ही साथ रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाना ज़रूरी है। जी मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते जी अटल जी की सरकार में भी मुझे काम करने का मौका मिला और मोदी जी के साथ भी। जी कभी विपक्ष बाइकआउट कर देता था जी हाउस का, हम लोग सत्ता बैठी रह जाती थी और विपक्ष के लोग खाली उधर, तो खाली मैदान है, भाषण जितना करो। लेकिन वो पार्लियामेंट पार्लियामेंट नहीं है। जी वो लगता था कि साहब नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो रही है। जी जी तो अपोजिशन जो है वो मस्ट है और अपोजिशन की भूमिका भी ज़रूरी है। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि कुछ सत्ता लोलुप सुल्तानों की ये फटाफट हड़बड़ी और खटाखट गड़बड़ी जो है जी वो उनको जो है वो विपक्ष में भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने दे रही है। क्या विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई मजबूत चेहरा नहीं है? देखिए, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। जी क्या होता है कि प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा पार्टियां तय नहीं करती, जी जनता तय करती। जी नहीं, जनता तय करने के लिए तभी तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर विपक्ष के पास इंडिया अलायंस जो इन्होंने बनाया है, क्या इनके पास कोई एक प्रभावी चेहरा है देखिए, जिस चेहरे को लेके ये मोदी जी को यानी कि आपकी पार्टी के लिए कॉम्पिटिट कर मैं पाए, एक उनको सामने ला उदाहरण पाए? एक उदाहरण देता हूँ शुक्ला जी आपको जी कि 2004 वाला जो चुनाव था, जी अटल जी से बड़ा देश में कोई नेता नहीं था। जी जी अटल जी से बड़ा दुनिया देश के सामने कोई चेहरा नहीं था। जी लेकिन जनता ने जो है वो कांग्रेस को और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर एक वैक्यूम आया, लोगों ने कहा कि अटल जी के बाद तो कोई नेता ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी देश के सामने, बिल्कुल। देश ने उनको चुना। जी पार्टी में भी बहुत से लोग हो सकता है अंदर से ना चाहते हों जी कि मोदी जी बने। जी मैं तो शुरू से चाहता था कि मोदी जी को बनना चाहिए देश का जी प्रधान। जी उस समय जनता ने कहा कि नहीं, मोदी बनेंगे। जी इसलिए जब भी कभी ऐसा बदलाव दिखेगा आपको ना, जी आप मेरा ये नोट कर लीजिए, तो पार्टियां उसको जो है वो चेहरा सामने नहीं लगाएंगी, रखेंगी, बल्कि देश की जनता चेहरा तय कर देगी कि ये चेहरा है। अच्छा, इन मतलब कमिंग डेज आपको ये चीज़ दिखेगी। नहीं, एक लगातार ना चलिए आपने ये बात तो बता दी, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग जनता ही डिसाइड करते हैं कि किस अचानक कोई चेहरा निकल के, क्योंकि मोदी जी का चेहरा भी लगातार गुजरात एज ए सीएम रहे थे, तभी से एक मन में एक धारणा बना ली थी, जैसे कि इस समय लोग योगी को धारणा भी बना रहे हैं पार्टी को लेके, क्योंकि जनता ही तो सब डिसाइड करती है जैसे आपने बताया, तो जनता के मन में भी ये सब चीज़ें चलती हैं। खैर, मैं इस चीज़ से आगे हटके, विपक्ष है ना हमेशा एक आरोप आपकी पार्टी पे लगाती है कि आप मशीनरी का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी एजेंसियों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो एक थोड़ा सा क्योंकि मशीनरियों की और एजेंसियों को आपने एक उदाहरण अभी दिल्ली के अंदर भी देखा होगा, कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट को जेल भेजने के बाद अचानक उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर ऐसा क्या था? देखिए, मुझे क्या लगता है कि कोर्ट का अपना काम है, कानून का अपना काम है, और कोर्ट और कानून के बीच में जो है वो निश्चित तौर से कोर्ट जो डिसीजन करती है, जी अगर कानून ने काम करेक्ट नहीं किया होगा, कानून के दायरे में नहीं किया होगा, तो कोर्ट उसको जो है वो स्क्रूटनी करती है और उसको जो है वो रफा दफा कर देती है। तो इसलिए मैं इस पे बहुत पॉलिटिकल मुझे लगता है नहीं, एक तरफ कानून ने काम किया जिसमें कि आरोप था उनके ऊपर, दूसरा कोर्ट ने काम किया, जी। तो इसलिए दोनों का काम अपना था। चलिए, आपने ये जो जवाब है वो गोलमोल दिया, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं एक, क्योंकि पॉडकास्ट क्या होता है ना, एक ऐसा किस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास एक समय के बाउंड नहीं होता है, जितना हम चाहें उतना इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी दौरान पे, क्योंकि आगे बढ़े उससे पहले बीच में ही मेरे मन में भी एक सवाल है और मैं सोच भी रहा था जब मैं आपसे ये सवाल जरूर करूँगा। मैं एक ऐसा किस्सा आपसे जानना चाहता हूँ जो बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहे हों चाहे प्राइम मिनिस्टर अटल जी रहे हों,
एक ऐसा किस्सा जो किसी ने नहीं सुना हो, क्योंकि लोग इस चीज को, वो स्टोरी पुरानी वो सुनना चाहते हैं और आपकी जवानी सुनना चाहते हैं जो सबको नहीं पता हो। देखिए आप ऐसा कोई किस्सा बताइए। जी। ऐसे देखिए बहुत किस्से हैं। नहीं, ऐसा कोई किस्सा जो सच में सुनना चाहें लोग। मैं मोदी जी के साथ भी है और अटल जी के साथ भी है। मैं जी। अटल जी का किस्सा सुनाऊंगा ज़रूर आपको। जी। ये 89 का लगभग किस्सा है। मैं यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट था, जी। जी। युवा मोर्चे का। जी। तो असम का एक करीमगंज है, करीमगंज में एक रैली थी। तो अटल जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। अटल जी लोकसभा में, राज्यसभा में उस समय जी। सदस्य थे, जी। 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 हार गए थे तो राज्यसभा में थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की कि करीमगंज तो खैर वो तैयार हुए। ये बात होगी लगभग 22 जी। दिसंबर की। जी। उस तो फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट। जी। जी। तो उसके लिए फिर कलकत्ता जाओ, कलकत्ता से गुवाहाटी जाओ, फिर गुवाहाटी से जो है वो 12-14 घंटा बाई रोड करीमगंज जाना पड़ता था। जी। तो अटल जी मोदी लुफ्ट की, हम पहले पहुंच गए थे कलकत्ता। अटल जी को रिसीव किया। मोदी लुफ्ट एक चलती थी फ्लाइट, जी। उससे पहुंचे। फिर वहाँ से कलकत्ता से फिर गुवाहाटी आए। फिर गुवाहाटी से जो है वो करीम 8-9 घंटा बाई रोड छुट्टी हुई एम्बेसडर से करते करते पहुंचे। जो एम्बेसडर थी वो वहां पे मौजूद रही होंगी। पुरानी गाड़ियां तो हाँ, पहले ऐसी रहती, हाँ, जिनने भी उपलब्ध असम कराई में, होगी। हाँ, वो जी। रही जी। थी। जी। वो तो खैर चलिए, बहरहाल वो करा, रैली जी। करी। जी। जी। घुसपैठ के, बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली थी, लाखों लोगों के साथ ये सब होता गया। जी। फिर लौटे। हम्म। फिर वैसे ही रास्ता हुआ। फिर वहाँ से फिर कलकत्ता पहुँचे। फिर कलकत्ता पहुँचे तो अ, बंद था, कलकत्ता बंद था उस समय। जी। जी। तो बहरहाल जो एयर इंडिया की फ़्लाइट जिससे जाना आना था वो कैंसिल हो गई। जी। ये बात होगी 24 हाँ 23 दिसंबर की। जी। मैं इसलिए डेट आपको बता रहा हूँ, हाँ उसको हाँ। आगे बताऊंगा मैं। जी। जी। तो अब बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फिर उनको, अटल जी को आना ही था, क्योंकि जी। जी। उनका 24 तारीख को उनका बर्थडे होता है। बिल्कुल। तो हमेशा वो बर्थडे पे दिल्ली में ही रहते थे। तो तमाम देश भर से लोग आना घरों में। जी। जी। तो फिर मैंने मैंने कहा कि देखिए, देखते हैं कोई फ़्लाइट और मिले। मोदी लिफ्ट तो कैंसिल हो गई। हम्म। मोदी लिफ्ट से जाना था उनको, हम्म। उस टिकट करा रखा था। हम्म। तो फिर पहुंचे हम लोग काउंटर पे। हम्म। तो एक फ़्लाइट जाने वाली थी 11-12 बजे रात में, ठीक है। एयर इंडिया की थी। जी। तो उससे हमने कहा काउंटर से, भैया ऐसा है कि एक टिकट तो आप कर दो कम से। उसने कहा एक हो जाए, एक मिल जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा भैया एक ठीक है, हम रुक जाएंगे, हम फिर चले आएंगे। तो उसने कहा पैसा। हम्म। तो मैंने देखा तो मेरे पास जो है वो लगभग 600-700 रुपया था। हम्म। फिर मैं अटल जी से पूछा कि कुछ आपके पास है? उनके पास भी ऐसे ही 500-600 रुपया जी। था। तो सब मिला के 1100-1200 हो रहा था। वो था 1600-1800 का टिकट था। जी। तो उससे कहा, तो उसने कहा ना ना बाबा, चलो चलो अभी। जी। तो फिर बड़ा प्रॉब्लम भी उसको समझाया। हमने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फलां है, ढिमाका ये वो। तो उसके साथ एक और कोई काउंटर पे था। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, चेक है तुम्हारे पास? हम्म। तो मैंने कहा चेक मेरे पास तो नहीं। अटल जी से, तो अटल जी ने चेक नहीं रखा हुआ था जी। अपने। तो उन्होंने खोला, बैग से निकाल के दिया, साइन कर दिया, उनका भरवा लो उससे जो भी। तो फिर चेक दिया, तब उसने जो है टिकट दे वो दिया। टिकट दिया। लेके मैं टिकट आया तो अटल जी जहाँ बैठे थे जिस जी। वहाँ पे, वहाँ से वो गायब। उनका बैग भी वैसे ही खड़ा पड़ा हुआ जी। और खुला हुआ, बल्कि। मैं परेशान, मैं पूरा घूमा। मैंने कहा कि एक दो लोगों से पूछा मैंने कि अटल जी आपको दिखे? तो कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। ना ना बाबा, ना ना कर दो। तो एक उसने कहा कि शायद वो देखो खड़े हैं क्या। हम्म। तो देखा एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हम्म। उस लाइन में वो पीछे खड़े हुए थे। उसमें जो रो लगी होगी फ्लाइट में जाने के लिए, चेक इन लाइन नहीं में। नहीं। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा कि अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हो गया टिकट? अरे बोले भैया ये मोदी लिफ्ट की वो है ना, ये जो कैंसिल हो गई तो इसमें मुहर लगवाएंगे तब पैसा वापस मिलेगा। अच्छा। तो ओके। वो उस कैंसिल जो हुआ था उसमें टिकट पे मुहर पहले लगती थी ना। अच्छा। तो मैं, आंसू आ गया मेरे। मैंने कहा कि देखिए इतने बड़े लीडर, और
क्या अभी भी उनकी जो है वो कितनी सामान्य सा, वो अटल जी का मतलब एक बहुत मतलब अटल औरा था उनका एक अपना तो जो बहरहाल खैर वो गए और जब वो चले गए तो उन्होंने वहाँ से, हालांकि बीच में उन्होंने कहा भी कि इसको फ़ोन कर दो, उसको फ़ोन कर दो, वो पैसा ले आके ला के दे देगा, लेकिन कोई, कलकत्ता बंद था इसलिए कलकत्ता से वो आ नहीं पा रहा था। एयरपोर्ट कोई नहीं आ पा रहा था। किस्सा एक अटल जी का जिस और मैं मोदी जी का बताऊं, जी मोदी जी बिल्कुल लोग कहते हैं जी कि मोदी जी कभी संघर्ष नहीं किया, जी कभी उन्होंने जो है वो पब्लिक के बीच में जो है वो लड़ाई नहीं लड़े। जी मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको, ये जी बात होगी 2000 की, 2000 की। जी मैं चुनाव हार गया था जी लोकसभा का। जी मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे जी और मुझे पार्टी ने सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया था। जी तो मोदी जी का सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया, लैंडलाइन ही थी तो ज़्यादा मोबाइल तो था नहीं, मतलब लेकिन शुरू हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा। जी उनका कि आप कहाँ हो, आ जाओ 1 मिनट। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा तैयार व्यार होकर के आता हूँ। यार पहुँचा, उनका कल जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी पे जी बड़ा प्रदर्शन करना है। अच्छा, तो मैंने कहा ये कि कौन सी ड्यूरेशन की आप बात बता रहे हैं? 2000, 2000 ओके मतलब सरकार थी अटल जी की। जी 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 तो मैंने कहा अरे हमारी सरकार है हम्म और क्यों। तो क्या हुआ था कि वो हमारे 5 फौजियों का गला काट करके जी और इन लोगों ने बॉर्डर पे लटका दिया था। तो मैंने कहा कि ये है तो बहुत बड़ी घटना, लेकिन एक बार सरकार है तो पीएम से भी और एचएम से बात कर लेनी चाहिए। हम्म उनका नहीं नहीं भाई, ये बहुत बड़ा है, देश में बहुत आक्रोश है हम्म और ये करना ही है। हम्म तो फिर मैं लग मोदी गया। जी उस समय पे क्या थे? मतलब जनरल सेक्रेटरी थे, महामंत्री थे ओके ओके और मैं जी मंत्री था। जी जी और उसके बाद फिर खैर हुआ, सुबह के टाइम करके फिर वो फिर गिरफ्तारियाँ हुई वहाँ पे हम लोगों की, जी मोदी जी की भी हमारी भी, और जितने लोग भी थे बहुत 2-4-5 घंटे वहाँ आंदोलन चला। उसके अलावा तो वो करते ही रहते थे ये जी जी सब चीज़ें। बिल्कुल तो वो था और बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने जो है वो बहुत उनकी लाइफ जो रही है वो बहुत संघर्षों वाली रही है। जी क्योंकि मैं गवा रहा हूँ, मैं पार्टी में यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी था, तो वो जब हो गया तो वो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। जी तो उस वक्त पार्टी के कई लोगों का बहुत उनके साथ बहुत, मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीतिक उनके प्रति असहिष्णुता जी और स्पृश्यता रही है, जी उसको जो है वो दरकिनार करके जी और यहाँ तक पहुँचे हैं। जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का था, इनटॉलरेंस उनके प्रति थी, चाहे विपक्ष हो और चाहे कुछ अपने हो चाहे बेगाने हो, सबका एक था। बिल्कुल। तो देखिए, आपने 2 किस्से ऐसे बताए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किस्सा अटल जी का था, क्योंकि अटल जी को लोग आज भी एक ऐसे नाम के साथ जानते हैं कि जिनके नाम को सुनते ही हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान सी और एक चेहरे पे वो दिखती है, क्योंकि अटल जी के हमेशा ऐसे ही किस्से रहते थे। फिलहाल क्योंकि अटल जी के किस्से में आपने चुनाव का जिक्र छेड़ा था, क्योंकि चुनावी माहौल था और इस समय भी चुनावी माहौल है, तो सवाल जो है मैं चुनावी माहौल की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि इस समय कई राज्यों में चुनाव हैं। तमिलनाडु, केरल है और असम है और पश्चिम बंगाल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन चारों पांचों राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चुनौती किस राज्य के अंदर है आपकी पार्टी के लिए? देखिए एक चीज़ आप देखें, जी बीजेपी का जो इस दौरान विस्तार हुआ है, जी ये सामान्य सी घटना नहीं है। जी उसके पीछे कई लोग कहेंगे साहब कि वोट चोरी हो गई, कोई कहेगा एसआईआर हो गया, जी कोई कुछ कहेगा। देखिए वो तो सब बहानेबाजी होंगी। ये जो बीजेपी का विस्तार हुआ है, जी आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें जी तो बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है, बीजेपी के वोट भी बढ़े हैं और बीजेपी का सपोर्ट भी बढ़ा है। जी और चुनाव दर चुनाव जी भारतीय जनता पार्टी को जनता जनादेश दे रही है और जो लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं उनको एक के बाद एक जो है वो झटका दे रही है। जी अभी पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती है, डेफिनेटली बड़ी चुनौती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुझे आपके इस कार्यक्रम में कहने में कोई भी गुरेज नहीं है जी कि पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष है बीजेपी का, जी उसकी गिनती जो है वो
30-40% से शुरू होगी, जी कम से कम 30% से तो शुरू होगी। 30% रोड जो है उसके साथ है, जी हमारी जो है 30% माइनस से शुरू होगी, जी उसकी 30% प्लस से शुरू प्लस होगी। से शुरू हो गए। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में 30% अपना माइनस भी जी की भी भरपाई करेगी जी और प्लस जो है वो 30% और जोड़ेगी, जी और लगभग 40 से 45-50% के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जनता का आशीर्वाद लेगी और वहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में है। क्योंकि आज अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल का मेरा बहुत आना जाना रहता है चुनाव में भी और वैसे भी और हमारी पार्टी का मुझे सौभाग्य है कि मैं पार्टी के चुनाव प्रबंधन का लगभग सभी चुनाव में इंचार्ज रहा। जी 24 का चुनाव लोकसभा का उसमें भी था मैं। जी तो आज जो है वो पश्चिम बंगाल के गांव गली चौक चौराहों चौपालों पे बहुत साफ जी जो टीएमसी की सरकार है उसकी विदाई का बैंड बाजा बज रहा है, जी और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया बाबुल की दुआएं लेती जा, जी या तुझको सुखी संसार मिले, जी सत्ता की कभी ना याद आए, विपक्ष में इतना प्यार मिले। जी तो ममता दीदी को यही कह रहे हैं लोग कि अब विपक्ष में बैठो और तुम्हें इतना प्यार मिले विपक्ष की, फिर सत्ता की तरफ पलट के मत देखो। देखिए आपने बहुत अच्छे एक शब्दों से जिस तरह से ममता दी पे वार किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जिस तरीके से ममता सरकार में कहीं ना कहीं अभी जैसे एसआईआर को लेके उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली यानी कि कूच किया था और अपना बयान भी कोर्ट में खुद लड़े थे एज ए एडवोकेट, अपना पक्ष भी रखा था। पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं जो नरसंहार टाइप होती हैं, जो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, जिन चीज़ों में सरकार कहीं ना कहीं हमेशा बैकफुट पे रही है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमेशा कोशिश करी है। क्या उन चीज़ों को फ़ायदा जो वहाँ की वीडियोज़ हैं, वो वहाँ की न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं एक मन विचलित करने की घटनाएं दिखाई जाती हैं, क्या वो चीज़ों का इफेक्ट बीजेपी को यानी आपकी पार्टी को मिलने वाला है? ये आप बताइए। देखिए एक बात आप समझिए, जी आपने कहा ना कि उन्होंने जो अभी कुछ ऑफिसर्स के साथ किया या जी जो कुछ वहाँ पे फाइल लेके चली गई, तो उनको ये लगता है कि नंदीग्राम में जो किया था जी उसकी वो पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जी जब वो नंदीग्राम में उन्होंने किया था तो वो एक विपक्ष में नेता थी, जी उनके पास कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं थी। आज जिस आप संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ करके और क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो वो लोगों को स्वीकार नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो जिस तरह से वहाँ पर क्रिमिनल, कम्युनल और एंटी नेशनल फोर्सेस ने जी वहाँ की सरकार के सिस्टम को जी हाईजेक कर लिया है, जी बंधक बना लिया है, उसका नज़ारा समय समय पे दिखाई पड़ता है जी कि जिस तरह से बेगुनाहों के साथ, जिस तरह से आम लोगों की लिंचिंग दिखाई पड़ती है, हत्याएं दिखाई पड़ती हैं और भी तमाम चीज़ें, वो लोग उससे ऊब चुके हैं। और इसलिए लोग जो है वो इस बात को तय कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार को ये जो है वो विदाई करना है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपने जिस तरीके से, क्योंकि सरकार राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने जितना भी सरकार है यानी राज्यों में सरकार, सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश से ही सत्ता की चाबी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी होती है वो कहीं ना कहीं उसकी चाबी जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। अपकमिंग आने वाले विधानसभा में चुनाव है जहाँ पे सशक्त मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लगातार एक लंबा कार्यकाल उनका एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी एक रिकॉर्ड भी हासिल किया है कि लगातार सबसे ज़्यादा समय रहने वाले मुख्यमंत्री भी बने, जैसे अभी प्रधानमंत्री भी सबसे ज़्यादा समय रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरफ कल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी चुनावी शंखनाद टाइप ही रैली थी ये, और आज उसी के दूसरे दिन उसी जगह पे उसी के 10 किलोमीटर के दायरे में एक दूसरी यानी विपक्ष की अखिलेश यादव ने भी आज चुनावी संगठन की रैली करी है। मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में कि बीजेपी की स्थिति, क्योंकि जैसे पीडीए का एक नारा था, पीडीए के तहत
इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छा खासा वोट बैंक, क्या देखा जाए तो 50% से भी ऊपर अपनी तरफ वोट बैंक ले जाने के बाद आज फुल मेजोरिटी में वो एज ए पार्लियामेंट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत स्थिति में निकल के आए थे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वही स्थिति बनी हुई है, या बीजेपी की जो जमीनी स्तर पे एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए, क्या वो कम हो रही है या बढ़ी है? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जानना देखिए, चाहता एक बात आपको देखना होगा, उत्तर जी। प्रदेश में जो सबसे बड़ी एक चुनौती थी, हूं। जी वो बाहुबली हुआ करते थे, जी बलवाई हुआ करते थे, जी बकैत हुआ करते थे। जी और जिस तरह से बाहुबलियों की, बकैतों की और बलवाइयों की धुनाई और ठुकाई और धुलाई हुई है, जी तो निश्चित तौर से आज जो है वो बाहुबलियों की धुनाई, बकैतों की धुलाई और इस तरह की जो बलवाई हैं, जी उनकी ठुकाई जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए ज़रूरी है। और ये जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करके दिखाया है। जी इसलिए लोगों का विश्वास सुशासन के प्रति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा विश्वास है कि योगी सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी है। जी और आज जो है वो प्रदेश के लोग जो है वो अ, रूखी सूखी खाने के बाद भी अपने सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, कहीं भी पूरे देश में। और आप जो है वो आपको सब कुछ खिला दिया जाए, सब कुछ आपको दे दिया जाए, और उस हर दिन आपको जो है वो तलवार लटकी रहे कि कब कोई बाहुबली आ जाएगा और आपको कह देगा कि घर खाली करो, आप अपने मकान खाली करो, अपनी दुकान खाली करो, अपनी बिल्डिंग खाली करो। तो वो जो युग था, उस युग का अंत हुआ है। जी दूसरी चीज़, पीडीए वगैरह जो आप कह रहे हैं, देखिए एक चीज़ है जो 27 के चुनाव में चाहे समाजवादी टीपू हों और चाहे सामंती सुल्तान, जी समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान दोनों चारों खाने जीत होंगे। मतलब आपने सीधे सीधे कहा है कि कोई भी किसी तरीके का इफेक्ट नहीं है, जो था वो हो गया। इस समय पे कहीं ना कहीं बीजेपी की आज भी मजबूत पकड़ बनी हुई है। बिल्कुल। देखिए, एक उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक नया ब्रांड, क्या कह लूँ, एक नया तबका निकल के आया था, बुलडोजर बाबा, यानी कि बुलडोजर की नीति। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगाता है कि एक विशेष समुदाय को बुलडोजर से टारगेट किया जाता है। आप इस जो आरोप है उसको किस तरह से देखते मैं हैं? मानता हूँ ये तो आरोप गलत है। हाँ, मैं इससे आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ अति उत्साही जी जो अधिकारी होते हैं, जी वो उनकी हड़बड़ी में गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं जी कई जगहों पे। जी और कई जगहों पे वो लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जी 30 मार्का बनने के चक्कर में, मतलब अपने आप को सुपर सर्वा, अपने आप को हीरो बनाने के हाँ, चक्कर में हाँ, कुछ ना कुछ। स्वयंभू हीरो बनने के चक्कर में वो गड़बड़ कर देते हैं, और आपने कई देखा, उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई। अ, जो जिन्विन है और जो गड़बड़ है उसमें करना चाहिए, जी लेकिन खाली अपने को जो है वो सिंघम बनाने के चक्कर में, अपने को जो है 30 मार्का बनने के चक्कर में जो कुछ अधिकारी करते हैं कभी कभी, वो उससे नुकसान होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कई सारे अधिकारी जो है अति उत्साह के कुछ चक्कर कुछ में, कई और सारे तो नहीं, कुछ हाँ, लिमिटेड हो। लिमिटेड, मतलब मैं मानता हूं कि एक दो ही मान लेता हूं, हाँ, चलिए, गिने लेकिन चुने, कुछ हाँ। लोग गिने चुने जो हैं अति उत्साह के चक्कर में, हो सकता है किसी को खुश करने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, अपने को जो है वो मतलब 30 अपने मार्का, आप को वो सिंघम बनाना मैं चाहते 30 हैं। मार्का सिंघम हूँ। मतलब इस तरीके मैं, का एक हाँ। माहौल जो है, एक अच्छा, उस पिक्चर चक्कर प्रिडिक्ट में ना किया। वो न धुरंधर बन पाते हैं, न सिकंदर बन पाते हैं, बल्कि वो हवालात में मतलब हवलदारी बन जाते हैं फिर वो। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब मैंने इस उत्तर प्रदेश की राजनीति से बात करता हूँ, और आपका हमेशा जो जुड़ाव है प्रयागराज से लेके चाहे कहीं भी रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति से रहा है, रामपुर की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही एक बहुत बड़ा नाम, और वो भी विपक्ष का बड़ा नाम, आजम खां, जो लगातार जेल में हैं, पहले आ रहे हैं, जब बार बार जा रहे हैं, उनके कोर्ट केस को लेके, उनके ऊपर आरोपों को लेके, उनके जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं और सरकार ने जो उन पे प्रभावी कार्रवाई की है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ में बताइए, क्योंकि आपकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको ज़्यादा अनुभव होगा देखिए, उसके बारे में। मैं उन्होंने क्या किया, क्यों उन पे कैसे हुआ, क्या केसेस हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इन लफड़ों में पड़ता नहीं। जी जी और वो हमारी सैद्धांतिक रूप से हमारी पार्टी के और हमारे भी खिलाफ है। जी इसलिए कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है, उस पर मैं बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहता।
मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सेहत ठीक हो और कानूनी लफड़े से बाहर निकले। तरीके से जवाब दिया। एक आजम खां को लेके मैंने सवाल किया था। फिलहाल मैं जो सवाल कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव जा रहे हैं, क्या आपको इस चीज़ का कोई एक अनुभव है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर मिनिस्ट्री को एक्सटेंशन किया गया, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, क्या ऐसी कोई खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है? देखिए, ये तो चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार होता है जी। और समय समय पे अखबारों में आता भी रहता है। कब करना है, क्या करना है, ये उनको तय करना है। ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। जी। मंत्री बदलेंगे या मंत्री और बढ़ेंगे, ये कोई एक बहुत ये बात आप जो कह रहे हैं, इस बात को मैं, जैसे आपने कहा मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इसलिए इस मैंने चीज कहा के ऊपर मुख्यमंत्री से तो वही है। ऊपर से क्या ये डिसाइडेड है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे? देखिए, लगातार तो अलग अलग मैं- चर्चा चल रही है कि इस मैं बार यही- कोई नया मुख्यमंत्री हो सकता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे जी। और उनके नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव होगा। चलिए, आपने बहुत अच्छे से सवालों का जिस तरीके से जवाब दिया, क्योंकि हर चीज़ की एक समय होती है, टाइम होता है, लेकिन जिस तरह से मुझे जो क्वेश्चन चाहिए थे, जो मुझे सवाल जो लोग सुनना चाहते हैं, जो अनसुने किस्से होते हैं, अटल जी का जो अनसुना किस्सा जो है, वो मुझे लगता है कम लोगों को पता होगा, और अटल जी की राजनीति के लिए लोग इसी तरीके से याद करते हैं और उनके लिए हमेशा वो स्मृतियों में रहते हैं हमारी। और अटल जी एक हमेशा प्रेरणा स्रोत हम सभी के रहे हैं। वो राजनीति में अगर देखा जाए, चाहे वैसी भी रहा जाए, अजात शत्रु उनके लिए इसी तरीके से वो कहा जाता था। अब जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट उस पे चल रहा है, तो रैपिड राउंड चलेगा आपका। तो रैपिड फायर में आपको मतलब एक ही उसमें जवाब देना है। आपके लिए राजनीति या परिवार? देखिए, राजनीति और परिवार, जो लोग राजनीति में हैं वो परिवार छोड़ करके जो लोग राजनीति करते हैं, जी। परिवार को अलग करके, मैं मानता हूँ मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। फैमिली मैन भी जो है वो पॉलिटिक्स में जो है वो सफल रहा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई बिल्कुल उन्होंने अपना जीवन जो है वो राजनीति के लिए और समाज के लिए दे दिया है, वो अलग बात है। जी। जी। अटल जी या मोदी जी? देखिए, अटल जी और मोदी जी के बीच में कोई मुकाबला नहीं है, दोनों गुरु और शिष्य हैं। विपक्ष का सबसे मजबूत नेता? देखिए, विपक्ष में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी जी, अ, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हैं, जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो डायनेस्टी के डिफाल्टर डींगबाजी है, जी। उससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि जब तक ये डींगबाजी करते रहेंगे, जब तक हकीकत को समझेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं दिखता कि वो है। आज की तारीख में विपक्ष के तौर से मैं तो अखिलेश यादव को बेटर देन राहुल गांधी जी देखता हूँ। ठीक है, एक लास्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन है। 2029 में कौन? 29 में मोदी जी। चल- 29 में मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और मोदी जी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, आपने जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए, एक रैपिड में भी आपने जिस तरीके से एक एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया, जिस तरीके के तथ्य चाहिए होते हैं राजनीति के नाम पे, राजनीति में आपका बहुत एक लंबा कद है, लंबा अनुभव है, आपने अपने विचारों को जिस तरीके से साझा किया है, एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोगों तक एक विचार जाने चाहिए, विचारधारा भी जानी चाहिए कि आप किस तरीके से काम किया, पूरे एक आपने अपनी जीवन के बारे में, राजनीति से लेके अभी तक के बारे में विस्तार से जिस तरीके से बताया, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग भी इस चीज़ के आभारी हैं। तो ये थे भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय राजनीति को करीब से देखा और अपनी साफ छवि और स्पष्ट विचारों से अपनी पहचान बनाई। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो ज़रूर हमें इस बारे में कोई भी राय अपनी शेयर कर सकते हैं। तो नकवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।